अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन और एक मायानाज ट्रेनर है। नाज़रीन, इन्होंने अपना करियर का आगाज बिजनेस से किया और अपने बिजनेस को एक जबरदस्त जगह पे एस्टैब्लिश करने के बाद अपनी सोसाइटी को पे बैक करने का फैसला किया। ये चीज मुझे इनकी सबसे ज्यादा पसंद है कि इन्होंने एट दैट मोमेंट कि यस, अब मैं अपनी चीजें एस्टैब्लिश कर चुका हूँ, इट्स टाइम टू पे बैक टू माय सोसाइटी, टू माय यंगर जनरेशन। हमने अपने नौजवानों को सिखाना है और जो अपनी एक्सपर्टीज हैं वो अपनी नौजवानों में ट्रांसफर करनी है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कारोबारी हजरात एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री बनाने का सोचते हैं, लेकिन इनकी सोच इस हवाले से मुख्तलिफ रही। इन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे उधर से रिटायरमेंट लेने के बाद बच्चों को पढ़ाना है, अपने लोगों को ट्रेन करना है अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा सोहेल साहब। सर, वेलकम टू मास्टर क्लास कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जज़ाकल्लाह। सर, स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से कि किस तरह से एजुकेशन आपने ली, कौन सी एजुकेशन ली और किस तरीके से आपने बिजनेस में स्टार्ट रखा। देखिए, मेरी पहली जो एजुकेशन थी, प्रोफेशनल डिग्री थी, वो केमिकल इंजीनियरिंग में थी, क्योंकि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और आई स्टार्टेड ऑफ इन केमिकल इंजीनियरिंग। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं जो है वो प्रोफेसर बनूं, टीचिंग करूं केमिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन हमारी फैमिली जो है वो बिजनेस फैमिली है और उसमें कभी किसी ने नौकरी नहीं की थी, मतलब पिछली 7 नस्लों में किसी ने नौकरी नहीं की, तो कारोबारी लोग हैं। तो वालिद साहब का ये था कि नहीं, आप जो है ना वो नहीं करो, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से कोई किसी चीज में आ जाओ। तो बिजनेस वालिद का जो था वो था पेंट का, तो वो पेंट इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया, यानी अपने ही बिजनेस से स्टार्ट किया। बिल्कुल। और जाहिर पेंट तो और केमिकल वो तो फिर एक ही चीज हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये आपकी था कि चलें जी, मैं अपनी जो एजुकेशन है उसको यूज करें और आपका जो फैमिली बिजनेस था। अच्छा, ये जो आपका पेंट वाला बिजनेस था, जी ठीक है, उसको आपने मजीद उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने इम्प्रूव की? जाहिर है आप जैसे बता रहे हैं कि फैमिली पढ़ाई के खिलाफ थी, ज्यादा पढ़ाई पे रुझान नहीं था, सिर्फ कारोबार पे था, और आप एक जबरदस्त डिग्री करने के बाद आप आए और अपना फैमिली बिजनेस संभाला। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने इम्प्रूव की उसके अंदर? देखिए, मेरी जो पर्सनालिटी है उसके मेन एलिमेंट रिसर्च बहुत मुझे एक्साइट करती है और नई चीजें लर्न करना, इनोवेट करना। तो मैंने देखा कि जो पेंट बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है और उसमें क्या चीजें, इंटरनेशनल ट्रेंड क्या है। उस वक्त लोग तो सोच भी नहीं सकते थे इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है। वो कहते थे जो रेसिपी आ रही है उस रेसिपी को वैसे का वैसे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। और मैंने उसमें देखा कि जी रस्ट प्रूफ कोटिंग्स कौन सी हैं और हाई परफॉर्मेंस कोटिंग कौन सी है और इसमें ऐसी नई चीजें क्या आ सकती हैं। उसके लिए मैंने इंटरनेशनल ट्रेवल भी किया। 1992 में मैं जो है मुझे इनविटेशन आई एक कॉन्फ्रेंस की सिंगापुर से, तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेवल था। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि ये दुनिया ही बिल्कुल और है। और उनसे जब मैं उनको बताता था हमारे पास ये मशीनें हैं, ये केमिकल यूज करते हैं, तो वो कहते थे आप 150 साल हमसे पीछे हो, ये हम 150 इयर्स पहले ये करते थे। तो उससे मुझे पता चला कि दुनिया बहुत आगे चली गई है लेकिन हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो वहां से जो चीजें मैं सीख के आया, कुछ रॉ मटेरियल लेके आया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए, उससे मैंने जो है अपने सिस्टम्स को बेहतर किया, अपने क्वालिटी प्रोसेस बेहतर किया, फॉर्मुलेशन को बेहतर किया। तो उसमें बहुत ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह उससे है। जबरदस्त। अच्छा सर, जाहिर है जब बंदा कोई बिजनेस करता है तो उसमें डिफरेंट चैलेंजेस भी आते हैं, तो ऐसे कोई 1 से 2 चैलेंज हमें बताएं कि जो आप समझते हैं कि यार ये इसने वाकई मुझे ना, एक वो कहते हैं ना कि सेटबैक दिया और उसके बाद मैंने दोबारा से खड़ा हुआ और मैंने उसको रीगेन किया उन चीजों को। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आई वाज अ टेकी और मैं जो है वो टेक्नोलॉजी वाली साइड से आया था, पीपल्स वाली साइड मेरी स्ट्रांग नहीं थी। तो जब मुझे मैनेजरियल रोल अदा करना पड़ा तो मुझे तो समझ नहीं आता था कि लेबर को कैसे कंट्रोल करना है और डेलीगेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कस्टमर को जाके सेल कैसे करना है। आई वाज इंट्रोवर्ट, शाय, मुझे तो बिल्कुल कहा कि ये क्या काम मैंने शुरू कर दिया। प्रोडक्ट तो मैंने अच्छी बना ली है
अब उस प्रोडक्ट को सेल करना, कैसे सेल किया जाए, तो उस पे मैंने जो है वो कहा कि फिर बिजनेस जो कर रहे हैं हम, मैंने पूछा वाले साहब से कि आपने बिजनेस सीखा था? उन्होंने कहा नहीं सीखा था, मछली को तैरना कौन सिखाता है, हम तो खानदानी बिजनेस है, तो हमें सीखने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मैंने सीखना है। तो मैंने जो है वो शाम के औकात में MBA में दाखिला लिया कि सीखूं कि बिजनेस कैसे होता है। मैं ठीक है इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, केमिकल के बारे में जानता हूँ, बिजनेस कैसे होता है, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, उससे मेरी बहुत लर्निंग हुई। फिर ऑन द जॉब काम करते हुए बहुत सीखा, इंसानी नफ्सियात के बारे में सीखा कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे लेके चलना है, कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे देखनी है और सेल कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मेरे ख्याल में यही आपकी एक जर्नी थी जो आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लेके आई। जी, ये एक मतलब पहला स्टेप बना कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हो गया। तो उसमें फिर MBA किया, उसके बाद मैंने जो है सर्टिफिकेशन की ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब MBA में तो मार्केटिंग भी बेस्ड था MBA, तो मजीद जब मुझे पढ़ा तो मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी और जो है वो ये भी पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना है, बेहतर किया जाता है। उससे जाहिर है आपके बिजनेस में एक बड़ी वाइटल किस्म की तब्दीली आई। जी, बहुत बेहतरी आई उसमें। मेरी जो जर्नी है सारी वो सीखने से रिलेटेड है कि मैं सीखते गए और इम्प्लीमेंट करते गए और उसका रिजल्ट देख के उसको आगे से आगे इम्प्रूव करते गए। अच्छा खच साहब, कौन सा ऐसा मौका था जब आपने अपनी इस जर्नी को शिफ्ट किया टू द ट्रेनिंग साइड? वो भी इत्तेफाक था। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स खुद की थी क्योंकि मुझे सीखने का शौक था। इधर साउथ पंजाब में तो ट्रेनिंग का कोई कल्चर ही नहीं था, तो मुझे लाहौर जाना पड़ता था, कराची जाना पड़ता था या इस्लामाबाद जाना पड़ता था, ज्यादा लाहौर और कराची से ट्रेनिंग। तो मेरे एक मेंटोर थे फिलिप लाल साहब, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तो वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे। तो यहाँ जब प्राइवेटाइजेशन हुई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट को दिया गया, तो हमने कहा जी, आई वाज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो हमने सोचा कि यहाँ ट्रेनिंग्स करवानी। तो हमारे प्रेसिडेंट है ताहिर जैदी साहब, वो गए उनके पास, फिलिप लाल साहब के पास, वो भी उनको जानते थे। तो उनको कहा कि जी आप ट्रेनिंग कराएं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो GM और CEO लेवल की ट्रेनिंग कराता हूँ, आपको मैं बंदा दे देता हूँ। और उन्होंने मेरा नाम दे दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे बंदे हैं, आप इनका नाम दे रहे। उन्होंने वहां से मुझे कॉल की और मैंने कहा सर मैं तो नहीं करा सकता, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं करवाई। उन्होंने कहा नहीं तुमने करवानी है। सही। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और हमने ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट किया, मैं और मेरा भाई दोनों ने मिलकर। तो हम जो है वो हर महीने एक ट्रेनिंग करवाते थे और इंडस्ट्री स्टेट से और लोकल बैंक से, लोकल ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते थे। और वो हम जब तक बोर्ड कायम रहा हो हमारा, उसमें हम हर महीने वो ट्रेनिंग कराते रहे। और वो बिल्कुल उसकी नॉमिनल फीस होती थी, बिकॉज हम तो कमर्शियल बेस पे कर नहीं रहे थे। जो कॉस्ट आई होती थी वो हम एज फी चार्ज कर लेते थे। वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन ही हो जाती है तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। सर NLP की थोड़ी सी बात करें। NLP की बहुत ज्यादा जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री साइड पे है, हर बंदे ने नीचे लिखा होता है NLP ट्रेनर। और जो सादा लोग बंदे हैं मेरी तरह के, जिनको नहीं पता, ये जो हमारी ऑडियंस है, उनको बताएं कि NLP है क्या और हमारे एक आम आदमी की जिंदगी में NLP का क्या रोल है और किस तरीके से इसको सीख के वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। देखिए NLP को जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसके जार्गन साइड से, तो बहुत मुश्किल सा लगता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ऐसे लगता है जैसे कोई C++ और C कोडिंग होती, पाइथन, इस तरह की कोई कोडिंग है। आम आदमी को समझ नहीं आती, बिल्कुल ऐसे डर जाता बंदा। इसको सिंपलिस्टिक तरीके से ऐसे समझे कि ये जो हमारा दिमाग है, इट इज लाइक ए सुपर कंप्यूटर। मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से तमाम कंप्यूटर, तमाम चीजें, तमाम इजादात इसी दिमाग से ही वजूद में आई है ना। तो NLP जो है हमें प्रोवाइड करता है ओनर्स मैनुअल ऑफ आवर ब्रेन, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसको कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे लेके जा सकते हैं। तो वो हमें टूल्स, स्किल्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स बताता है जिससे हम अपने दिमाग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं।
जबरदस्त। नाज़रीन, जिस तरह आप एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि जिम में जाके आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, उससे आपके शोल्डर के मसल्स या जिस भी मसल को आप ट्रेन करते हैं वो सॉलिड हो जाता है। इसी तरीके से ये एक टूल है, टेक्निक्स हैं जिनको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। देखें, उम्मीद तौर पे ये कहा जाता है कि जी जो जीनियसेस भी होते हैं वो 10% ऑफ देयर ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी 90% का क्या होगा। और जो जीनियसेस नहीं है, मेरे जैसे एवरेज लोग हैं, तो वो तो शायद 2-3% इस्तेमाल करते होंगे। तो उस ब्रेन को हमने मैक्सिमम इस्तेमाल करना है और उससे मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। तो उसके लिए हमें एनएलपी की जो थ्योरी है, एनएलपी के जो स्किल्स हैं, प्लस एनएलपी के जो टूल्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उससे बेहतरीन नतीजे ले सकें। अच्छा सर, एनएलपी आपने कहाँ से सीखी, कब सीखी, और आपकी लाइफ में एनएलपी ने क्या इफेक्ट किया, और कोई एक ऐसा वाकया हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि जिनसे उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि यस वी हैव टू डू दिस थिंग। देखिए, एनएलपी मैंने 5 मुख्तलिफ असातिज़ा से सीखी है। मेरा पहला जो एक्सपोजर एनएलपी का था वो प्रोफेसर मोहित हुसैन साहब ने एनएलपी की वर्कशॉप कराई थी। मैंने उससे एनएलपी से इंट्रोड्यूस हुआ कि एनएलपी है क्या। फिर प्रोफेसर अरशद जावेद साहब से सीखी मैंने एनएलपी। फिर मैंने जो है डॉक्टर साइम साहब से एनएलपी सीखी। फिर मैं बैंकॉक गया प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट करने के लिए। एनएलपी का पहला एक्रेडिटेड लेवल होता है वो प्रैक्टिशनर होता है, वो मैंने बैंकॉक से जो है प्रैक्टिशनर लेवल किया एनएलपी का। उसके बाद फिर मैंने जो 2018 में मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल किया अर्सलान लारिक एंड को से कराची से। सही। तो इस तरह से मेरे पास फिर कामरान सुल्तान साहब से, वो भी एक मास्टर ट्रेनर है एनएलपी के, उनसे भी मैंने एक कोर्स किया। फुल प्रोग्राम तो नहीं किया लेकिन एक 3 दिन का कोर्स किया ताकि उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं समझूं। क्योंकि हर आदमी बेसिक थ्योरी के अलावा उसकी अपनी टेक्निक्स हैं, उसकी अपनी स्किल लेवल है, फिर उसकी अपनी स्पेसिफाइड एक मतलब खास एरिया पे फोकस है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन सब से सीखने का फायदा ये हुआ कि मुझे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, 5 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से एनएलपी को देखने का मौका मिला। और फिर हर आदमी की एक स्ट्रेंथ एरिया है कि कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कोई प्योर उर्दू में पढ़ा रहा है, कोई मिक्स ऑफ दैट पढ़ा रहा है, तो कम्युनिकेशन लेवल भी फिर डिफरेंट होते हैं। तो उससे एक बहुत जबरदस्त मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया है व्हाट एनएलपी। इसको कह सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट जो एनएलपी सीखने का सफर है वो 20 साल से ज्यादा का है। जबरदस्त। सर, आपकी लाइफ में एनएलपी का क्या इफेक्ट हुआ, और कोई एक वाकया अगर हमारे साथ आप शेयर करेंगे। इस वक्त मुझे लगा कि यस, अगर ये मैंने ना सीखी होती तो शायद मैं इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से टैकल ना कर सकता। देखिए, मेरी लाइफ में जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब मैं जो है वो 500 या इससे ज्यादा अफराद के मजमे को भी प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ और मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। और कोई एक वक्त था कि मुझे जब क्लास में दिया गया कि यौम इकबाल पे जाके ये नज्म पढ़ दो, तो जैसे ही मैं गया और पहले शेर में गलती हो गई, क्राउड ने हुटिंग की और मैं भाग गया। और टीचर ने मुझे कहा कि ये क्या, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है, तुम फेस नहीं कर सकते। तो इट हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस और मुझे वो माइंडसेट दिया कि मैं कैसे ग्रो कर सकूं और कैसे जो है वो आगे बढ़ सकूं और अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकूं कैसे मैं। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ और जबरदस्त है। और उसके लिए अगर कोई रेफरेंस दे सकता हूँ तो ये है कि अभी चैम्बर का इजलास हो रहा था, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ख्वाजा महमूद हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि दूसरों को बता रहे थे कि आपको पता है कि सुहेल साहब जो है वो आग पे भी चले हुए। अच्छा, उनको पता था कि मैंने फायर वॉक की हुई है। जी जी, वो एनएलपी के एडवांस लेवल पे जो है बेसिकली टोनी रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट है। तो बाकी सब ने कहा ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल है। तो अगर आप अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम करें, प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, तो इवन आप फिजिकल पेन पे भी काबू पा सकते हैं। यानी माइंड ओवर मैटर के कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि
आप कारकर्दगी बेहतर कर रहे हैं अपनी, बल्कि आप उसको बेस्ट पे ले जा सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग नाजरीन बात है, और इस चीज का मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ जो ख्वाजा साहब ने बात की है कि अगर इंसान अपने माइंड को, जो उसका कंप्यूटर है हमारी बॉडी का, उसको अगर कंट्रोल कर ले तो ये आग पे चलना, पानी पे चलना ये मसला नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई ही ऐसी ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसपे फिजिकली पार्टिसिपेंट्स को उनका माइंड कंट्रोल करके आग पे चलाया जाता है और वो चलते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, और ये हमारे ऑडियंस के लिए भी बड़ी जो है ना वो एक यूनिक बात होगी, लेकिन इट्स द रियलिटी। नाज़रीन, अपने आज के मेहमान ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब से इंटरेस्टिंग सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब से उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं सर आप हमारी ऑडियंस को? फ्री टाइम में तो मेरा सबसे बड़ा शौक है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, और जो है वो लोगों से मिलना मैं पसंद करता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ। लोगों को भी मैं ऐसे समझता हूँ जैसे एक किताब हो, अगर किसी आदमी को आप डिस्कवर करें कि उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, कैसे वो सोचता है, कैसे वो एक्ट करता है, तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ नॉलेज। और फिर ट्रेनिंग अटेंड करना भी बड़ा मेरा शौक है, तो ये मेरे शौक है। और सर आपसे तकरीबन 1.5-2 साल का मेरा ताल्लुक है, तो यहाँ एक चीज मैं बड़ी अच्छी हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक अच्छे ट्रेनर के लिए एक अच्छा लिस्नर होना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमारी सर मार्केट का ये है कि जो ट्रेनर होता है वो कहता है सिर्फ मेरी सुनो, और एक अच्छा लिसनर जो है वही एक अच्छा ट्रेनर भी बन सकता है। और ख्वाजा साहब की ये बड़ी अच्छी बात है कि वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स में जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ 10-15 लोगों के साथ बैठे हो, तो तकरीबन आधा घंटा उनकी बातें सुनते हो, 5 मिनट हार्डली 5 से 10 मिनट बड़ा नफा तोला बोलते हैं। तो ये इस चीज को हमें बड़ा फोकस रखना चाहिए अपनी आम जिंदगी में भी, और चीजों को इस तरीके से लेके चलना चाहिए। खाने में ख्वाजा साहब, वैसे आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, लगता नहीं है कि वो आप बहुत बड़ी किस्म की फूडी हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा फूड के शौकीन नहीं हूँ। मेरी पसंदीदा डिश जो है वो चने की दाल है, और कद्दू चने की दाल या खाली चने की दाल? खाली चने की दाल। तो भिंडी भी मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं जो है वो गोश्त कम खाता हूँ, हेल्थ रीजन की वजह से। गोश्त मुझे पसंद है लेकिन कम खाता हूँ हेल्थ रीजन की वजह से। अच्छा ख्वाजा साहब, कितना कमा लेते हैं? ये कैसा सवाल है जिसपे अगर किसी का भी पॉज नहीं आता तो इस सवाल पे हमारे पॉज आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं मर्द से उसके जो है कभी पूछ। अच्छा, देखिए बात पता क्या है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जब तक उसको फिगर्स ना बताए जाए ना, आजकल हमारी यंग जनरेशन यूट्यूबर्स को क्यों फॉलो कर रही है, जो गाड़ियां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जी हम 1 महीने में इतनी आल्टो ले सकते हैं, इतनी लैंड क्रूजर्स ले सकते हैं। दैट्स द रीजन लोग इस चीज को इस इम्पैक्ट से लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को जो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, एजुकेटेड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, जब तक वो बच्चों को इंस्पायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन सिर्फ पैसे से इंस्पायर हो रही है, तो एक फिगर देना पड़ेगा ताकि बच्चों को लगे कि सिर्फ यूट्यूब में पैसे नहीं, ठीक है इट्स द नीड ऑफ द आवर, आप एक अच्छा कंटेंट बनाएं, सारी चीजें करें, बट ये चीज भी बड़ी जरूरी है। जी, पोस्ट रिटायरमेंट में मैं तकरीबन 5 लाख रुपए महीने करीब कमाता हूँ। और खर्च कितना करते हैं? खर्च तो मेरा बहुत कम है, क्योंकि जाहिर है अब वो जिम्मेदारियां नहीं रही ना, बच्चे अपने इंडिपेंडेंट हो गए हैं और बच्चों की शादियां। ज्यादा खर्च किस पे करते हैं? बच्चों पे करते हैं, बेगम पे करते हैं, और किस एक्टिविटी पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं? ट्रेनिंग्स के अलावा, ये तो हमें पता है कि आप ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा ज्यादा खर्च तो जो है वो नवासे हैं, पोती है, उनके लिए ज्यादा, और फिर अपनी जो पर्सनल नीड्स होती हैं उस पे खर्च करते हैं। ट्रैवल का मुझे शौक है, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल किया, तो ट्रैवल पे भी खर्च करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपके मुताबिक पाकिस्तान के टॉप 5 ट्रेनर्स? वैसे तो सारे ट्रेनर्स ही मेरे दोस्त हैं और मैं जानता हूँ,
पिक एंड चूज करना मुश्किल होगा, लेकिन जो एक रैंडमली मैं बोल देता हूँ, टॉप 5 ट्रेनर में वली जाहिद साहब हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैंने ट्रेनिंग जैसे ट्रेनर काफी एनर्जेटिक इंसान हैं जी। और कैसर अब्बास हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे सर्टिफाइड सक्सेस कोच सीखा है। और फरहाद करम अली हैं और सुहेल जिंदानी हैं, ठीक है। एक रह गए खान साहब और कामरान रिजवी साहब। कामरान रिजवी साहब, यस। खान साहब, ये आपने 5 जो आपके मुताबिक टॉप 5 ट्रेनर्स हैं या जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली वो हैं। अब ये तमाम ट्रेनिंग्स, एक 20 साल का आपका ट्रेनिंग का एक एक्सपोजर वो लेने के बाद राइट नाउ यू आर गिविंग ट्रेनिंग्स, आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने टॉप पे रखा? लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लीडरशिप, कोई लीडरशिप कोच है, कोई एनएलपी को ज्यादा फोकस करता है, कोई सेल्स को ज्यादा फोकस करता है, कोई सेल्स ट्रेनर उसमें अपने आप को नंबर 1 कहता है। तो आपका जो कोर फोकस है वो किन चीजों पे है? मेरी जो ट्रेनिंग है ज्यादातर वो लीडरशिप के बारे में है, सेल्स के बारे में है और माइंडसेट की डेवलपमेंट के बारे में, कि आप अपना माइंड एंड हार्ट कैसे डेवलप करें कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन आए। तो ये मेरे कोर एरियाज हैं ट्रेनिंग के। हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यंग जनरेशन को ये मैसेज दूंगा कि ऑप्टिमिस्ट रहें। दुनिया में बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान में भी बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। जो आदमी हाईली स्किल्ड होता है वो कहीं भी जो है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब होती है जब जो रेलेवेंट स्किल होते हैं वो आपके पास नहीं होते। तो आपको सीखते रहना है और एक ग्रोथ माइंडसेट रखना है। तो इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, यहाँ अगर बाहर भी चले जाएंगे तो किसी से पीछे नहीं होंगे। मैंने इंटरनेशनली बहुत सारा काम किया है और किसी मुल्क के किसी फर्द से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं रहा, कम्पीट किया है। वी हैव द कैपेसिटी, सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, अपने स्किल डेवलप करने की जरूरत है और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। जबरदस्त। नाज़रीन, ये बड़ी ही अच्छी बात की ख्वाजा साहब ने कि आपने अपने आप को मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से ट्रेंड करना है, उसके मुताबिक लेके आना है। मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि जस्ट लाइक 2 हमारे पास मोबाइल की ब्रांड्स हैं, एक एंड्रॉइड जिसे कहते हैं और दूसरा हमारे पास एप्पल आईओएस। ये 2 सिस्टम्स हमारे पास इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। एक की प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, दूसरे की कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा नहीं है। द डिफरेंस इज द फीचर्स, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट की डिमांड क्या है। अगर हमारा आज का नौजवान अपने आप को मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक अपने अंदर वो तमाम स्किल्स, अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, जिन ट्रेनिंग्स की ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, वो पैदा कर लेगा, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन आदमी है। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हैं वो पाकिस्तान का फख्र है। ख्वाजा साहब हमारे लिए फख्र है। इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत दिलवा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, बाज़ औक़ात हमें लगता है बाज़ जगहों पे जब आप जाते हैं, ठीक है, देयर आर सम मिसकंसेप्शंस, हर जगह हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन आपने एक अच्छा इंसान बनना है। आपने इस पासपोर्ट की इज्जत करवानी है, आपने बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान की और अपनी इज्जत करवानी है। और उसके लिए आपको ये तमाम ट्रेनिंग्स अपने आप को रेडी करना होगा और पाकिस्तान में रहते हुए ये तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।